नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम डे पर। जैसे कि आपको पता था कि हमारी सीरीज चल रही है हिस्ट्री की पैट 2023 के लिए, तो उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश में अपने आर्थिक नीतियाँ लागू की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है? ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ और उसके प्रभाव। ठीक, चलिए। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव जो मुगल शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु के बाद ही दिखने लगा था। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई इतना सशक्त शासक नहीं था मुगलों का। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना काम शुरू कर दिया था। ठीक, चलो। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध 1757 में जो हुआ था और बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, के बाद भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध भी जीत लिया और बक्सर का युद्ध भी जीत लिया, उसके बाद क्या हुआ कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी हमारी, वो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई। ठीक है, चलो। अंग्रेजों की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अपने उद्योगों के लिए भारत से कच्चा माल प्राप्त कर अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचना था। परिणाम स्वरूप भारत एक निर्यातक देश से आयातक देश बन गया। पहले क्या था? अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में काफी सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सब थे। हमारे देश का था खुद ही अपने आप में आत्मनिर्भर था कि खुद से ही सामान बनाते थे लोग और खुद ही अपने बाजार में यूज करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे देश को कच्चे माल का निर्यातक देश बना दिया और वही कच्चा माल ले जाके इंग्लैंड ले जाते थे। उसको वहां से रॉ मटेरियल ले जाने के बाद वहां माल तैयार किया और वापस आके भारत के बाजार में ही बेचते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? हमारा भारत देश जो था वो निर्यात करने की बजाय आयातक देश में परिवर्तित हो गया। तो इससे क्या हुआ? हमारे देश के जो भी कारीगर थे, किसान थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। तो यही हम आगे पढ़ने वाले हैं आज। और भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, 3 चरण थे, तो हम उन तीनों चरणों को देखेंगे। जिसमें उपनिवेशवाद का पहला चरण था, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। पहला चरण क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। ये कब से कब तक चला है? प्लासी के युद्ध से 1813 तक, 1757 से 1813 तक। ठीक है, देखो 1757 में प्लासी युद्ध के बाद इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। पता है आपको कि भाई प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। यहीं से भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत मानी जाती है। कब से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अच्छा। इस चरण में ब्रिटिशों के प्रमुख उद्देश्य जो थे वो हम देखने वाले हैं। देखो, भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना, कि भारत के जो व्यापार है उस पर एकाधिकार, अपना ही उनका एकाधिकार हो। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना। ठीक, कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उन्हें अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना। ठीक, अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से बाहर निकालना, क्योंकि केवल अंग्रेज ही नहीं आए थे, डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, डेनिश भी आए थे। ठीक है, पुर्तगाली भी आए थे। उन सबको बाहर निकालना, किसी भी युद्ध करने के बाद, युद्ध करके किसी भी तरीके से उनको हर संभव तरीके से भारत से बाहर निकालना, तभी तो उनका अकेलों का राज होता है। ठीक है, तो वही उन्होंने किया इसमें। ठीक, और काफी सारे युद्ध लड़े गए इनके बीच में, मगर बाद में क्या हुआ? अंग्रेजों की बाद में विजय हुई और अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन किया। इसके ब्रिटिश की आर्थिक नीति से उद्योग धंधों का ह्रास हुआ। परिणामतः अब राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत कृषि रह गया और अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहने लगी। अब इन्होंने क्या किया? हमारे देश के जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग थे, उन सबको इन्होंने नष्ट कर दिया। इस तरह की नीतियां बनाई, तो जो हमारे यहाँ के लोग थे उनका जो जीवन यापन था बस मात्र वो कृषि पर ही संलग्न हो गया। ठीक, चलो। इस प्रकार उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह से यहाँ से धन को लूटना था। जो इनके वाणिज्यकरण के 3 चरण थे, पहले चरण का इनका एकमात्र उद्देश्य था कि बस किसी भी तरीके से यहाँ से धन लूट के इंग्लैंड पहुंचाना। ठीक, देखो इसी क्रम में एक ब्रिटिश इतिहासकार है पर्सिवल स्पीयर, उन्होंने क्या टिप्पणी की है कि अब बंगाल में खुला और बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ। कब? 1757 के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, जब अंग्रेजों ने अपना उपनिवेशवाद की शुरुआत की। तो एक अंग्रेज इतिहासकार है पर्सिवल स्पीयर, उन्होंने क्या बोला है कि बंगाल में खुला और बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पणिक्कर, क्या नाम है? के.एम. पणिक्कर ने डाकू राज कहा। अब ऐसा होता है, देखो स्टेटमेंट में सवाल पूछ सकते हैं कि भाई कि डाकू राज या किसने बोला है? तो के.एम. पणिक्कर ने बोला है। पर्सिवल स्पीयर ने क्या बोला है कि बंगाल में खुला तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम दूसरा चरण, जो उपनिवेशवाद का इनका द्वितीय चरण था। पहला तो दूसरा चरण में क्या है? औद्योगिक पूंजीवाद। जो उपनिवेशवाद का दूसरा चरण था वो क्या था? औद्योगिक पूंजीवाद। ये कब से कब तक चला? 1813 से 1858 तक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ? 1813 में भारत के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया।
जो हमारा 1813 का चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या था, उससे पहले कंपनी को ही अधिकार प्राप्त थे इंग्लैंड के सम्राट से, राजा से, कि भाई वही व्यापार करेगी भारत में। उसके बाद क्या हुआ 1813 के चार्टर एक्ट के बाद कि कंपनी का व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया। अब और जो कंपनियां थी इंग्लिश कंपनियां, उनको भी अधिकार प्राप्त हुआ कि वे भी जाके भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत के शोषण का नया रूप सामने आया। पहले तो केवल कंपनी ही लूट रही थी, अब कंपनी की जैसी और कंपनी आने लगी, वो सब मिलकर फिर लूटने लगे। तो ये इसमें बताया है 1813 में व्यापार से कंपनी का जब एकाधिकार समाप्त हुआ, केवल चीन और चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, बस वही कंपनी को दिया गया। ठीक है, चलो। इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई गई। अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी। अब भारत इतना बड़ा देश था कि उनको इससे बढ़िया ऑप्शन था ही नहीं कि भाई यहाँ से कच्चा माल लेके जाओ और वहाँ पे माल तैयार करो और वापस भारत में भेजो। सोचो कितना बड़ा। ठीक है, वस्तुतः इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ हुआ है पूरी दुनिया में? सबसे पहले हुआ है इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड ने ही ज़्यादातर उपनिवेश अपने बनाए, अफ्रीका में, अमेरिका में और भारत में भी। ठीक, 1813 का चार्टर एक्ट पारित करके भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई कि भाई मुक्त व्यापार, कोई भी, अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब और कंपनी भी जो इंग्लिश कंपनी है आके भारत में व्यापार कर सकती है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, 1813 चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, इन्होंने ईसाई मिशनरियों को भी बढ़ावा दिया था कि भारत में आओ और अपना धर्म प्रचार करो। ठीक है, मैंने पिछली लास्ट क्लास में आपको बताया था, याद रखना। ये भी पूछते हैं कि ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन कौन से एक्ट में दिया जाता है? 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, चलो देखो, चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारतीय क्षेत्र से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक ब्रिटिश व्यापारी के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया गया। ये मैंने आपको बताया ना, केवल 1813 चार्टर एक्ट के बाद जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो एकाधिकार था भारतीय उद्योग पर या व्यापार पर, उसको समाप्त कर दिया। और केवल कौन से अधिकार दिए उसको? चाय का व्यापार केवल कंपनी कर दी और चीन के साथ, वहाँ पर कंपनी का ही एक अधिकार रहा अभी भी, चाय और चीन के साथ व्यापार पर। ठीक है, चलो। अब क्या हुआ? अब भारत कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक मात्र बनकर रह गया। जब हम पहले जो थे निर्यातक देश थे, अब इन्होंने इस तरह की नीतियां बनाई कि भारत जो था कच्चे माल का निर्यातक होने लगा और तैयार माल का आयातक मात्र बनकर रह गया। ठीक, इस प्रकार भारत की संपत्ति को निचोड़कर इंग्लैंड भेजा जाने लगा। ठीक है, चलो। अब इस तथ्य को एक अंग्रेज अधिकारी है जॉन सुलिवान, उन्होंने क्या बोला है, हमारी प्रणाली ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक महत्वपूर्ण वस्तु को सोखती है स्पंज की तरह, और जाकर टेम्स नदी, जो लंदन में टेम्स नदी है ना, जैसे हमारे भारत की फेमस पवित्र नदी है, ऐसी इंग्लैंड की फेमस प्रसिद्ध नदी कौन सी है? टेम्स, उसके किनारे जाके वो निचोड़ देती थी। इस तरह से किसने बोला है? जॉन सुलिवन ने। ये एक बार स्टेटमेंट में पूछा गया है, तो इसलिए हमने ये लिया है। ठीक है, चलो। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाने के बाद सस्ती लागत पर तैयार ब्रिटेन के कपड़ों को भारतीय बाजारों में भेजा जाने लगा। अब वहाँ पे औद्योगिकरण हो गया था इंग्लैंड में, वहाँ पे मशीनें काम कर रही थी। अब कहाँ मशीन काम कर रही है? और हमारे यहाँ पे थे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हाथ से कपड़ा बनाते थे। अब वो कंपनी से बल्क रूप में कपड़ा बनता था बहुत ज़्यादा, तो वो उसकी लागत कॉस्ट कम होती थी, तो वो वहाँ पर तैयार कपड़ा भारत में जब आता था तो भारतीय जो लोग हमारे व्यापारी थे, छोटे जो उद्योग करते थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वो उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, तो बेचारे उनकी स्थिति और दयनीय होगी। समझे कहने का मतलब? कंपनी कच्चा माल लेके इंग्लैंड गई और वहाँ पे मशीनों के द्वारा एक कपड़ा तैयार हुआ। वहाँ से आने के बाद जब भारत आया तो वो इतने सस्ते रेट पे इन्होंने यहाँ पे बेचा कि जो भारतीय लोग हमारे तैयार करते थे वो उनसे प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं पाए, तो अपने यहाँ भी सारे उद्योग धंधों का हमारे यहाँ विनाश हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? देश में खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों को अधिक उगाया जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ? देश में अनाज की कमी से खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि हुई और समय समय पर बारंबारता हुई अकालों की। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा? अब वाणिज्यीकरण करा था कृषि का। मैंने आपको बताया क्या करा था कि भाई चाय, जूट, कॉफी, नील, इनकी खेती के लिए जबरदस्ती फोर्सफुली किसानों से ये इनकी खेती कराई गई। और जब इनकी खेती कराई गई तो खाद्यान्न उत्पादन कम होने लगा, और खाद्यान्न उत्पादन कम होने लगा तो बारंबारता बढ़ी अकालों की। ठीक है, चलो। इस चरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रेलवे का विकास था। अब रेलवे का विकास तो हुआ, मगर इन्होंने रेलवे का विकास भारत की समृद्धि के लिए नहीं करा था। इन्होंने इसलिए करा था कि एक जगह से, भारत इतना बड़ा देश था, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए, और कहीं अगर विद्रोह पनपता है तो सैनिक इधर से उधर जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्होंने रेलवे का विकास किया। ठीक है, देखो, रेलवे का विकास भारत की प्रगति की दृष्टि से नहीं बल्कि अंग्रेजों की सामरिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के कारण किया गया था। ठीक है, चलो।
अब कुछ कथन है, जो फेमस पर्सनैलिटी है उन्होंने क्या बोला है, जैसे कार्ल मार्क्स है, उन्होंने क्या बोला, विश्व के कपड़े के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। ये किसने बोला? कार्ल मार्क्स ने। याद रखना, ये स्टेटमेंट में पूछ लेंगे कि ये कथन, ये निम्नलिखित कथन किसने बोला है, विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। किसने बोला? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या बोला है, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई। भाई इतना ज्यादा उनको प्रताड़ित करा। ये याद रखना, ये स्टेटमेंट किसने बोले हैं, ये बुनकरों की हड्डी से भारत की भूमि सफेद हो गई, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो कार्ल मार्क्स ने बोला है, विश्व के कपड़ों के घरों को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब रेलवे का विकास देखते हैं। 1846 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सैन्य यातायात हेतु पहली बार भारत में रेलवे की विकास की बात की गई। सबसे पहली बार रेलवे के विकास की बात किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। ठीक है। और रेलवे की स्थापना किसने? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। मगर जब तीव्रतम विकास हुआ रेलवे का, वो कर्जन के टाइम में हुआ है। ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने बोला था पहली बार सैन्य यातायात हेतु, सैनिकों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए वही रेलवे की विकास करना चाहिए हमें। किसने बोला? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है। देखो, भारत में रेलवे के विकास का प्रथम चरण 1849 से 1864 तक चला मतलब। ठीक। और जो पहली बार जो लाइन बिछाई गई थी रेलवे की, ऐसे ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। चली तो थी ट्रेन पहली बार मुंबई से थाने के बीच में, मगर जो पहली लाइन बिछाई गई थी वो कहाँ बिछाई गई थी? कलकत्ता से रानीगंज। कब बिछाई गई थी? 1849 में, कलकत्ता से रानीगंज। ठीक है। चलो देखो, 1853 में डलहौजी मेमो में रेलवे के विकास में तीव्रता आई। और उल्लेखनीय यह है कि निवेश की शुरुआत सार्वजनिक कंपनियों ने नहीं, बल्कि निजी कंपनियों ने निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्हें 5% ब्याज की गारंटी दी गई। मतलब निजी कंपनियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया कि आओ पैसे लगाओ और रेलवे का विकास कराओ। उनको कितना ब्याज देते थे? 5%। ये आरओ में पूछा गया था, इसीलिए मैंने लिया। ठीक है। चलो, 1853 में पहली रेल बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई। ठीक है। और पहली लाइन कब बिछाई गई थी? कलकत्ता से रानीगंज के बीच। और रेल कब चली है पहले? कहाँ से कहाँ तक चली है? बम्बई से ठाणे के बीच। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। 1856 में भारत में विदेशी निवेश की शुरुआत रेलवे के संदर्भ में ही हुई। अब पूछ सकते हैं कि भाई विदेशी निवेश भारत में कब से शुरुआत हुई विदेशी निवेश की? जब रेलवे के संदर्भ में 1856 ईस्वी से। ठीक है। सार्वजनिक ऋण द्वारा धन एकत्र किया गया। वही मतलब निजी लोगों से बोला गया कि भाई आगे निवेश करो। ये याद रखने की चीज इसमें यह है, भारत में जो निवेश की शुरुआत हुई है ना, वो रेलवे के संदर्भ में हुई है और 1856 से हुई है। ठीक। 1879 में लिटन के कार्यकाल में सबसे पहले पूर्वी रेलवे को खरीदा गया। देखो, विकास किया था प्राइवेट लोगों ने मिलकर, जो बाहर से जिन्होंने पैसे लगाए थे, आज भी लगाते हैं लोग कंपनी में। तो पहला कौन सा इन्होंने रेलवे खरीदा था? पूर्वी रेलवे। किसने? लिटन ने, 1879 में। ठीक। और एक रेलवे बोर्ड की स्थापना भी हुई 1903 में। कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड की स्थापना किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुई है? कर्जन के टाइम में। किसके? कर्जन के टाइम में। वो उस रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रॉबर्टसन। कौन थे? थॉमस रॉबर्टसन। और किसके टाइम में? कर्जन के टाइम में। ठीक है। और 1903 में। ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कर्जन के टाइम में, और पहली बार जब रेलवे बोर्ड बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रॉबर्टसन। ठीक है। चलो, अब यही पूछते हैं कि रेलवे का तीव्रतम विकास किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था? कर्जन के टाइम में। आई कब थी? डलहौजी के टाइम में। ठीक है। चलो, एकवर्ष आयोग इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एकवर्ष आयोग डेट पूछ लेते हैं, 1921-22 में। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। पहले रेलवे बजट और आम बजट एक जगह होता था। एक वर्ष रिपोर्ट के बाद, एक वर्ष आयोग के बाद कब आया? 1920-21 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। अभी तक भी अलग था, अभी 2-3 साल पहले इसको फिर से एक जगह किया गया है। ठीक है। एक वर्ष आयोग किससे संबंधित है? रेलवे बजट से। किससे? रेलवे बजट से। ये पूछते हैं। ठीक है। 1947 में आजादी से पहले केसी नियोगी की अध्यक्षता में रेलवे वित्त से संबंधित तथ्यों के निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन हुआ। किसके? ये याद रखना, केसी नियोगी। 1947 में। ठीक है। एक समिति का गठन हुआ था, वो उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। जो भी नाम है ये याद रखना, ये पूछ लेते हैं। ठीक है। चलो, कुछ टिप्पणियां हैं फिर से। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला? जिस देश में लोहा और कोयला मौजूद हो, ठीक है, और वहाँ पर काम करने वाले लोग मिल जाए, तो उस देश के आधुनिकीकरण को कोई रोक नहीं सकता। जिस देश में लोहा कोयला मौजूद हो, अगर वहाँ तकनीकी पहुँच जाए तो उस देश के आधुनिकीकरण से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। ये किसने बोला? कार्ल मार्क्स ने। आया हुआ है ये। चलो,
अर्नाल्ड अर्नाल्ड थे। उन्होंने क्या बोला, भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर व टीपू जैसे निरंकुश शासक न कर पाए, वे भारत को एकीकृत न कर सके। रेलवे से वाकई में एकीकृत हो गए, अंग्रेज मजबूत हो गए। कहीं विद्रोह होता था तो सैनिक इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में इनको बहुत आसानी हुई। तो ये किसने बोला है, अर्नाल्ड ने, ठीक है। और तिलक ने क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देकर खुश होना, ठीक है, सही बात है ये। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देकर खुश होना। कहने का मतलब उनका ये है कि जैसे हमारे कुछ भारतीय लोग खुश हो रहे थे कि रेलवे का विकास हो रहा है, रेल चलेगी देश में, पर रेल वो हमारे लिए नहीं चला रहे थे, वो रेल चला रहे थे कि अच्छे से संगठित करने के लिए, अपने सैनिक इधर से उधर पहुंचाने के लिए, लूट खसोट अच्छे से कर सकें और जल्दी से जल्दी जहाज के किनारे पहुंचाएं और सीधे कहाँ पहुंचा दें, लंदन। ये जो इंग्लैंड बना हुआ है, लंदन जो बना हुआ है, लंदन, ये भारत के पैसे से ही बना हुआ है लंदन। और आज देखो उनकी स्थिति फिर दोबारा से वहीं पहुंच गए पे, और हमारी अर्थव्यवस्था उनसे बड़ी हो गई आज भी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं उपनिवेशवाद का तृतीय चरण, ठीक है। इसको क्या संज्ञा दी गई है, वित्तीय पूंजीवाद की। तृतीय चरण को क्या संज्ञा दी गई है, वित्तीय पूंजीवाद की। ये कब से कब तक चला है, लास्ट ये 1858 से 1947 तक। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद से लेकर आजादी के टाइम तक क्या चला है, वित्तीय पूंजीवाद, ठीक। देखो 1857 का विद्रोह हुआ, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव हुए। एक तो विद्रोह हुआ भारत में, अब बदलाव क्या हुए, अमेरिका आज़ाद हो गया, और तुम्हारे क्या नाम, ऑस्ट्रेलिया और काफ़ी सारे अफ्रीका, वहाँ पर विद्रोह होने लगे। तो वही बोल रहे हैं 1857 के विद्रोह और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव ने भारत में उपनिवेशवाद के एक नवीन चरण को जन्म दिया, जिसे वित्तीय पूंजीवाद की संज्ञा दी गई, ठीक है। चलो, ब्रिटिश निवेशकों ने इस चरण के दौरान निवेश के लिए जिन क्षेत्रों को चुना, उनमें कौन से, वित्त बाजार प्रमुख था। इसके तहत बैंकों और बीमा कंपनियों की स्थापना की गई। बैंकों और वित्त बीमा कंपनियों की स्थापना हमारी की गई है तृतीय चरण में, जिसको हमने क्या बोला है, क्या बोला हमने, वित्तीय पूंजीवाद का चरण, ठीक है। उपनिवेशवाद का तृतीय चरण वित्तीय पूंजीवाद का, इसमें क्या, बीमा कंपनी और बैंकों की स्थापना की गई, ठीक है। निवेश के अन्य क्षेत्रों में चाय, कॉफी, रबड़ के बागान, जूट उद्योग तथा जहाजरानी प्रमुख थे, ठीक है। अब जो हम जहां से सवाल बनने की संभावना है अब हम पढ़ेंगे वो, ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, सुतमरारी, जमींदारी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु कंपनी को अत्यधिक धन की जरूरत थी, और धन की जरूरत थी भाई, भारत को फिर एक सूत्र में बांध के रखना है, विद्रोह हो रहे हैं, सैनिकों को वेतन देना है, तो उनको क्या थी, धन की आवश्यकता थी, ठीक है। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा सूबे की दीवानी के अधिकार मिल जाने पर राजस्व वसूली के लिए इन क्षेत्रों में अलग अलग दीवान नियुक्त किए गए, है ना। जब कंपनी को 1765 में एक फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबे की जमीन दीवानी के अधिकार मिल गए, तो उन्हें क्या क्या वहाँ जगह जगह दीवान भी नियुक्त करने थे, है ना। अब दीवान नियुक्त करने के बाद उन्होंने क्या करा, वसूली का कार्य ठेकेदारों को दिया, दीवान नियुक्त किए, और दीवानों ने क्या करा कि भाई जो वसूली करनी थी किसानों से, उनके लिए ठेकेदार बना दिए। अब ठेकेदार अपने मनमाने तरीके से पैसा वसूलते थे, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि जैसे कि कंपनी की तरफ से मान लो एग्जाम्पल के तौर पर भाई 1/4 भाग लेना है। अब ये ठेकेदार जो थे वे चाहे 1/4 की जगह पे मतलब आधा हिस्सा ही लें, मगर कंपनी को उससे राजस्व में कोई लाभ नहीं हुआ। तो कंपनी को बाद में समझ में आई कि भाई ज़्यादातर ये तो जमींदार, ठेकेदार, ये मतलब इनको ज़्यादा लाभ हो रहा है, कंपनी के वित्तीय कोष में कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने कुछ नीतियाँ बनाई जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलो देखो, इसके माध्यम से ठेकेदारों ने मनमाना कर कृषकों से वसूल किया और कंपनी को उसके द्वारा निश्चित रकम अदा की गई। इस व्यवस्था में जमींदारी भी ठेकेदारों के नियंत्रण में आ गए, जमींदार भी ठेकेदारों के नियंत्रण में आ गए, जिसने उनकी वित्तीय स्थिति को बिगाड़ दिया। चलो आगे चल के कालांतर में लगान व्यवस्था में व्याप्त असंगति के कारण वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर। ये सवाल ये बनेगा इसमें कि बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने। कब किया, 1772 ईस्वी में, ठीक है। और वसूली का काम क्या करा, कंपनी ने स्वयं देखना शुरू कर दिया कि भाई अब तो ये जो बीच में ठेकेदार हैं ये, इन्होंने क्या करा, कंपनी को तो उतना ही राजस्व जितना एक रकम तय थी वही जाती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करते थे, ठीक है। और बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया, वारेन हेस्टिंग ने। ये याद रखना, द्वैध शासन किसने समाप्त किया, वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। और लगाया किसने था, ये रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखो ये है इंपोर्टेंट, इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। 1772 में एक 5 वर्षीय इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की गई, ठीक है। इजारेदारी, इस नई व्यवस्था या फार्मिंग सिस्टम बोलते थे या इजारेदारी के अनुसार नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था।
बोली लगती थी कि भाई मैं तुम्हें इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था अंग्रेज उसको ठेका देते थे कि भाई अब तू, हाँ तू वसूल करके देगा हमें लगान। और वो क्या करता था, अपने मन माने तरीके से लगान वसूल करता था। कंपनी को तो एक निश्चित रकम तय थी कि भाई इतनी की बोली लगाई, उतने देने थे। तो इन्होंने क्या करा, अपनी मर्जी से मनमाना लगान वसूल किया। कृषकों की दशा अत्यंत दयनीय कर दी, ठीक है। मगर बाद में क्या हुआ, कंपनी को समझ में आ गया कि भाई ये तो जो ठेकेदार हैं इनकी, ये अपने आप में खूब पैसा कमा रहे हैं और कंपनी का जो वित्तीय कोष है उसमें कोई फायदा हो नहीं रहा था, ठीक है। इस पद्धति में जमींदारों को अलग रखा गया, क्योंकि वारेन हेस्टिंग का मानना था कि इसमें जमींदारों को शामिल करने का अर्थ होगा सरकार को एक भू राजस्व की बड़ी रकम से वंचित रह जाना। वही मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो, इस 5 वर्षीय ठेकेदारी योजना के असफल होने के बाद वारेन हेस्टिंग ने 1776 में इसे 1 वर्ष कर दिया। अब जो इजारेदारी फिरता थी या फार्मिंग सिस्टम थी, लगाई किसने थी, वारेन हेस्टिंग ने। और इसको 1 वर्ष भी किसने करा, वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। इसमें जमींदारों को प्राथमिकता दी गई। अब फिर दोबारा से कि भाई जमींदार हैं उन्हें भी कर वसूल देंगे। अब जमींदारों से इन्होंने अपना बोला कि हाँ भाई तुम ही हमें कर वसूल के दोगे, ठीक। जमींदारी, स्थायी जमींदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी, ये एक ही है नाम, ठीक है। इस्तमरारी, जमींदारी और स्थायी। 1790 में कार्नेवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की। किसने लागू की, कार्नेवालिस ने, 10 वर्षीय, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकार जमींदारों को ही माना गया। अतः इसे जमींदारी या मालगुजारी व्यवस्था भी कहा गया। अब क्या करा इन्होंने, कार्नेवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की कि अब जमींदारों को ठेका दिया कि भाई तुम ये वसूल कर हमें लगान दोगे। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं जमींदारी मालगुजारी व्यवस्था, ठीक है। और 1793 में कार्नेवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर स्थायी कर दिया, क्योंकि उसका आकलन था कि भाई 10 वर्ष की व्यवस्था जो है बहुत अल्प समय है इस चीज के लिए। क्योंकि उसका आकलन था कि भू राजस्व संबंधी प्रयोगों के लिए 10 वर्ष का समय अल्प है, ठीक है। ये किसने स्थायी किया था, कार्नेवालिस ने, याद रखना। कार्नेवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को स्थायी कर दिया था। किसने करा था, ये कार्नेवालिस ने, ठीक है। लगान वसूली का क्या हिसाब था, 10/11 भाग सरकार का होता था और 1/11 भाग जमींदार। मगर जमींदार जो थे बस इतना था कि 10/11 तो देना है कंपनी को और 1/11 रखना है अपने आप। मगर ये जो जमींदार थे मनमाना कर वसूल करते थे, ठीक है। चलो, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह थी कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जमींदार किसानों से कितना लगान लेंगे। मैंने बताया ना कि अपनी मर्जी से जितना एक बार तय हो गया कंपनी के साथ वो तो उनको देना है। उसके बाद ही किसान से कितना भी लो, ठीक है। किसानों से कितना लगान वसूल किया जाए जिससे अधिक लगान वसूली का फायदा जमींदारों को मिला, सरकार को नहीं मिला। और इसका यह परिणाम हुआ कि जमींदारों का किसानों पर शोषण बढ़ने लगा, ठीक है। चलो, अब एक सूर्यास्त का नियम आ गया। 1793 के विनियम 14 द्वारा सरकार को जमींदारी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला, ठीक है। और 1794 में, याद रखना, सूर्यास्त का नियम 1794 क्या था ये, कि भाई जमींदारों ने क्या किया कि अगर कोई किसान है उससे बोला कि भाई लगान देना है, कोई डेट फिक्स होती थी कि वो उस दिन हम लेने आएंगे, अपने लगान की अदायगी करोगे। अगर वो नहीं दे पाता था तो क्या करते थे भैया, ये उसकी जमींदारी नीलाम कर देते जमींदार की। अगर उसने टाइम पे लगान नहीं दिया तो उसका जमीन वमीन सब अपना नीलाम कर ली उसकी, ठीक है। ये देखो, सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया, अर्थात नियत समय तक यदि सरकार के पास लगान या राजस्व नहीं पहुंचा तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, जमींदार से भी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो इसको क्या बोलते हैं, सूर्यास्त का नियम। ये आ जाता है कि सूर्यास्त का नियम 1794 में आया। ये 3-4 देंगे और मैचिंग में आर में और इनमें पूछ लेते हैं सवाल, ठीक है। चलो, यह व्यवस्था भारत के 19%, ये इंपोर्टेंट है, कितने प्रतिशत भाग पर थी ये, भारत के 19%, ये याद रखना, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था कितने प्रतिशत भाग पर थी, भारत के 19%, ये याद रखने का है। और कहाँ कहाँ थी, जिसमें बंगाल में थी ये, बिहार में, उड़ीसा में, और उसके अतिरिक्त बनारस और उत्तरी कर्नाटक, ये नाम भी याद रखना आते हैं। ये 19% भाग पर थी और कहाँ कहाँ थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र, ठीक है। चलो, जमींदारी व्यवस्था कितने % भाग पर थी, भारत के 19% पे, ठीक है। ये आरसी दत्त थे, हमारे इकोनॉमिस्ट थे हमारे देश में, रमेश चंद्र दत्त। वह राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान इस व्यवस्था के समर्थक थे। जमींदारी व्यवस्था को अच्छा मानते थे कौन, आरसी दत्त और राजा राम मोहन राय, है ना। आरसी दत्त ने तो इसे पूरे देश में लागू करने की अनुशंसा की। जमींदारी व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने की अनुशंसा किसने की है, रमेश चंद्र दत्त ने, ठीक है। चलो, आगे चल के परवर्ती काल में 1945 की जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि
इस व्यवस्था में अनेक खामियां हैं, अर्थात इस रिपोर्ट में स्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई। ठीक है, इसमें याद रखने वाला क्या है, फ्लाउड कमीशन कब आया था? 1945 में। और किस चीज से संबंधित था ये? जमींदारी व्यवस्था की खामियों से संबंधित था, ये याद रखना। फ्लाउड कमीशन 1945, जमींदारी व्यवस्था से खामियां क्या क्या है उसके बारे में रिपोर्ट देनी थी इसको, फ्लाउड कमीशन को, ये याद रखना। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया। जो भी पंजीकृत भूमिदार था, जो जिसके नाम पे भूमि थी, उसी को मालिक माना गया। ठीक है, और लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया, लगान भी किसान से लिया जाता डायरेक्ट। रैयतवाड़ी में रैयत कौन होता है? किसान। जिसके पास जमीन पंजीकृत है, जमीन नाम है, उसको वो रैयत बोला गया, उसी को मालिक बताया गया और उसी से ही लगान लिया गया। ठीक है, चूंकि यह व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से किसानों या आम जनता के साथ लागू की गई थी, हाँ भाई सीधे डायरेक्ट किसान से संबंध हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था में, अतः इसे रैयतवाड़ी कहा गया। चलो, यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता था तो उसे भूमि स्वामी से वंचित कर दिया जाता था पहले की तरह ही। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ने वाला ये है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था? थॉमस मुनरो। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट आता है ये। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ सबसे पहले कहाँ लगी थी? ये बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहली बार कहाँ पर लागू की गई थी? बारामहल जिले में। इसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा 1792 में। ठीक है, चलो 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में भी लागू किया गया। ठीक, यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। ये मैं लिया थ्योरी में थोड़ा सा, बाकी आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। और सबसे पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी? कर्नाटक के बारामहल जिले में। ठीक है, किसके द्वारा? कर्नल रीड द्वारा। चलो 1825 में यह व्यवस्था बंबई, 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। चलो अब इसमें और क्या याद रखने वाली बात है, मैंने बताया था जमींदारी व्यवस्था 19% भाग पर थी, 19% पे, और ये रैयतवाड़ी कितने परसेंट भाग पे? देखो 51%। ये याद रखना है, ये पूछेंगे कि जमींदारी व्यवस्था भारत के कितने क्षेत्र पर लागू थी? 19%। और रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के कितने क्षेत्र पर लागू है? 51%। ये किसने करी है? थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड ने। ठीक है, यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर 1/3 थी। कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था? 30 वर्षों के लिए। कितने प्रतिशत भाग पर थी? 51%। किसने करी थी? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। और सबसे पहली बार कहाँ लागू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था? बारामहल जिले में। ठीक है, और इसकी लगान की दर कितनी थी रैयतवाड़ी में? 1/3। जो भी अंक है ये आपको याद रखने हैं। 30 वर्ष, 1/3, 51% भाग पर, सबसे पहली बार बारामहल जिले में। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। चलो महालवाड़ी, इसका जनक कौन है? हाल्ट मैकेंजी। याद रखना ये, जैसा उसका अलेक्जेंडर रीड थॉमस मुनरो है, इसका है हाल्ट मैकेंजी। महाल का तात्पर्य है गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। महालवाड़ी में क्या था? इस संपूर्ण गांव से नहीं था। रैयतवाड़ी में किसान से ही संबंध था ना सीधा लगान का, मगर महलवाड़ी में क्या था? जो गांव का मुखिया था उससे सरकार ने कांटेक्ट करा कि भाई तू इकट्ठा करके हमें लगान गांव वालों से, हम तेरे से ही लेंगे आके। ठीक, देखो महाल का तात्पर्य है गांव। महाल का मतलब क्या है? गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। सारे किसानों से नहीं था, जो गांव का मुखिया था उससे होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। और किसने लागू की थी? हाल्ट मैकेंजी ने। चलो देखो इस व्यवस्था का जनक हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी, महलवाड़ी, हाल्ट मैकेंजी। ठीक है, 1819 के अपने प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया गया और जिसे सर्वप्रथम 1822 में कानूनी रूप से लागू किया गया। इसमें ये याद करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत बस ये है महलवाड़ी व्यवस्था में संबंध किससे था? सीधा अंग्रेजों का जो लगान का करार था गांव के मुखिया से। और किसने इसको कौन है इसका जनक महलवाड़ी का? हाल्ट मैकेंजी। जमींदारी और एक मैंने बताया रैयतवाड़ी, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर थी वो? 51%। और जमींदारी 19%। और ये कितने प्रतिशत भाग पर है? 30%। ठीक है, याद रखना ये 51, 19, 30। यह व्यवस्था कहाँ लागू थी हमारी महलवाड़ी व्यवस्था? मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक, तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30%। जब हम बोलते हैं ब्रिटिश भारत, तो ब्रिटिश भारत का मतलब यह है कि सारा भारत नहीं,
जहां जहां ब्रिटिश राज कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ राजा रजवाड़े भी थे ना, उनके क्षेत्र अलग थे, वो अलग थे। जहां जहां केवल सीधे कंपनी का ही शासन था उसको बोलते हैं ब्रिटिश भारत। ठीक है, कितने कितने प्रतिशत भाग पर थी महल वाली व्यवस्था? 30%। और किसने लागू किया था इसे? जाना कौन है इसका? हाल्ट मैकेंजी। चलो, अब कुछ प्रथाएं थी, वो प्रथाएं थी खून चूसने वाली हमारे देश के किसानों का, हमारे गरीबों का अंग्रेजों द्वारा। 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा जो थी चंपारण जिले में थी, बिहार के। वहां पे क्या था, ये जो अंग्रेज थे, जो बगान अंग्रेज थे, जो किसान थे, उनसे पता फोर्सफुली, जबरदस्ती जितनी जमीन जिसके पास है उसके 3/20 भाग पे नील की खेती कराते थे। जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। ठीक है, देखो इसमें ये है, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बगान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। कितने भाग पर? 3/20 भाग पर। ये पूछेंगे 3 कठिया प्रथा चंपारण जिले में बिहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? नील की खेती से। और कितने भूमि भाग पर? 3/20 भाग पर। जबरदस्ती कराते थे ये। ठीक है, चलो, इसी के बाद ही गांधी जी ने वहां पर चंपारण सत्याग्रह वगैरह ये सब करे थे। ठीक, अरे एक थी ददनी प्रथा। ये क्या करते थे, जो हमारे यहाँ के शिल्पी थे, कारीगर थे, अंग्रेज आए, सीधे लोग थे बेचारे हमारे यहाँ के, आए, उनको पहले से ही कुछ पैसे दे गए, जैसे एडवांस दिया तो कि एडवांस दे के जा रहे हैं हम, एडवांस पैसा देकर कराना, बाजार से बहुत कम भाव पे उनको एडवांस देते थे और उनसे बेचारों से उनका खून ही चूसने में लगे रहते। देखो, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, जो कारीगर थे हमारे, शिल्पी थे, उनको एक मामूली रकम देते थे, अग्रिम पेशगी जिसको बोलते हैं, आज भी क्या बोलते हैं उसको, एडवांस, है ना, पेशगी देकर करारनामा लिखा लेते थे। करारनामा भी लिखवा लिया कि बाद में कानूनन तौर पर भी उसको परेशान करवा दें, लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। ठीक है, तो ये होती है हमारी कौन सी प्रथा थी? ये ददनी प्रथा। ददनी प्रथा का मतलब क्या है? पहले से ही अग्रिम पेशगी दे दी गई, थोड़े पैसे दे दिए गए बाजार भाव से बहुत कम, तो वो किस प्रथा के अंतर्गत था? वो ददनी प्रथा के अंतर्गत। 3 कट है ना, 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा क्या थी? चंपारण बिहार में, और क्या नाम उसमें क्या था? 3/20 भाग पर जबरदस्ती नील की खेती कराते थे अंग्रेज। ठीक, और ददनी प्रथा में क्या था? पहले से ही थोड़ा पैसे दिए और एक एग्रीमेंट करा लिया कि भाई अब तुझे, वो भी बाजार भाव से बहुत कम, मतलब किसान फिर चाह के भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाता था बेचारा अपना, ये एग्रीमेंट करे बैठा है, सरकार उनकी, कानून उनका, जज उनके। तो ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए बेकार प्रथा थी, ददनी प्रथा, 3 कठिया प्रथा। चलो, एक थी दुबला हाली प्रथा। इस प्रथा में क्या था? ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र, जैसा सूरत, गुजरात पश्चिमी है ना भारत के, सूरत में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत दुबला तथा हाली कहलाने वाले भूदास, भूमियों के जो दास थे उनको दुबला और हाली बोलते थे, अपने मालिक को ही अपनी संपत्ति का और स्वयं का संरक्षक मानते थे। मतलब उनको लगता था कि हमारा जो मालिक है यही हमारा संरक्षक है और हमारी भूमि का मालिक भी यही है। ये पूछते हैं दुबला हाली प्रथा कहाँ पर प्रचलित थी, तो आपको याद रखना सूरत में। ठीक है, 3 कठिया प्रथा बिहार चंपारण में। ठीक है, अब है धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, कि भाई हमारे यहाँ विचारक थे जैसे आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त हो गए, महादेव गोविंद रनाडे, है ना, तो इन्होंने, दादा भाई नौरोजी, तो इन्होंने बताया कि भाई अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ये तो इस तरह की नीतियां हैं इनकी आर्थिक, कि भैया ये तो पैसे कमाते हैं, यहाँ से पैसे ले जाके मतलब बाहर पहुंचा रहे हैं, बाहर मतलब इंग्लैंड पहुंचा रहे हैं हमारे यहाँ के धन को। किसी भी तरीके से इस तरह की नीतियां बनाई गई हैं कि यहाँ से धन चूस के और सीधा कहाँ पहुंचा रहे हैं? इंग्लैंड। देखो, भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रयास सबसे बताया किसने सबसे पहली बार? दादा भाई नौरोजी ने। कौन सी में? अपनी पुस्तक थी उनकी एक, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत की सबसे पहली बार किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रयास किया था। ठीक है, चलो, ये बुक का नाम याद रखना, ब्रिटिश एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने लिखी है ये? दादा भाई नौरोजी ने। चलो, उन्होंने 2 मई को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में प्रस्तुत किया। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया किसका लेख है ये? दादा भाई नौरोजी का। और कहाँ पे था? हुआ था ये लंदन में। ठीक है, इसकी बैठक में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में। ये ऐसे ही याद रखना आपको। ठीक है, ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है।
ठीक है, इन्होंने ये भी बोला। चलो, उन्होंने आगे क्या बोला, भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश के बाहर चला जाता है तथा इंग्लैंड के संसाधनों से जुड़ जाता है, और वही धन ब्याज के ऋण उधार के रूप में पुनः भारत वापस आ जाता है। ये किसने बताया? सबसे पहली बार इस तरफ ध्यान दिया गया कि भाई अंग्रेजों की नीति इस तरह की है कि पैसे यहाँ से सब चुपचाप धीरे धीरे कहाँ पहुँचा रहे हैं, इंग्लैंड पहुँचा रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों के हितों में काम नहीं कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने, इनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो याद रखना है आपको, ठीक है, इन्होंने बताया। जबकि सर सैयद अहमद खां, दादा भाई नौरोजी इस बात से सहमत नहीं थे, ठीक है। नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला इसको? अनिष्टों का अनिष्ट, धन के निष्कासन के सिद्धांत को, ठीक है। देखो, धन के बहिर्गमन के बारे में एक अन्य राष्ट्रवादी नेता कौन थे? महादेव गोविंद रानडे ने भी 1872 में पुणे में व्याख्यान दिया। किसने? महादेव गोविंद रानडे ने क्या बोला? राष्ट्रीय पूंजी का 1/3, वे तो 1/4 बता रहे थे, 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर चला जाता है, ठीक है। और दूसरे थे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक, एक याद रखना है तुम्हें पुस्तक का नाम, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसने लिखी है? रमेश चंद्र दत्त। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी, ये याद रखना है आपको, है ना। रमेश चंद्र दत्त की कौन सी पुस्तक है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का उल्लेख क्या है? धन के बहिर्गमन का उल्लेख किसने किया है? रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक किसमें क्या है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, ठीक। इसी पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक माना जाता है, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना। कौन सी पुस्तक को? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रिटन बाय रमेश चंद्र दत्त, भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक, ठीक है। चलो, धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में ये पूछ सकते हैं कि धन निकासी का जो सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने, रमेश चंद्र दत्त ने इन्होंने बताया था, उसको विरोध करने वाले पत्रों में कौन कौन से थे? अमृत बाजार पत्रिका सबसे इंपोर्टेंट था ये, इसने सबसे ज्यादा धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में कौन था? अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन में औपचारिक रूप से नौरोजी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने भी 1896 के अपने कलकत्ता के अधिवेशन में मान लिया कि जो दादा भाई नौरोजी बोल रहे हैं, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो उन्होंने दिया है वो ठीक है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत जो दिया था दादा भाई नौरोजी ने, कहाँ पे माना? कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। चलो, 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया, ये भी पूछ सकते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट के भाषण के दौरान धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1901 में, ठीक है। चलो, अब भारत में विदेशी निवेश 1833 के एक्ट के बाद नील, चाय, काफी जैसे बागान फसलों में निवेश के द्वारा हुआ। देखो, भारत में जो विदेशी निवेश आना शुरू हुआ था वो कब हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। बताया था ना, रेलवे में भी आने लगा था, तो 1833 में बात हो गई थी कि भाई अब रेलवे बाहर से विदेशी निवेश को भी लाया जाए। तो कहाँ कहाँ विदेशी निवेश हुआ? नील के व्यापार में, चाय में, कॉफी में या बागानी फसलों में, ठीक है। जबकि 1833 के एक्ट से कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध स्थापित हो गया। चलो, ये याद रखना, चीन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध कब, कौन से एक्ट के द्वारा हुआ था? 33 में। और 13 में क्या हुआ था? कंपनी को केवल चाय और चीन के साथ व्यापार के अधिकार रह गए थे, बाकी वो ओपन कर दिया था सभी के लिए, जो अंग्रेज थे और उनके व्यापारी उनके लिए भी ओपन कर दिया था। और 33 में ये भी खत्म कर दिया, ठीक है। देखो, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। 1835 में भारत में पहला चाय बागान स्थापित हुआ। पहला चाय बागान स्थापित हुआ भारत में कब? 1835 में। और असम चाय लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1837 में। इसको तो ऐसे ही याद रखना, इसमें क्या बताना है ना। 35 में भारत में पहला चाय बागान, असम चाय लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1837 में, ठीक है। और एक औद्योगिक आयोग भारत आया था, किसके नेतृत्व में? थॉमस हॉलैंड के। कब आया था वो? 1916 में। पूछ ले कि भाई एक औद्योगिक आयोग जो आया था 1916 में, किसके नेतृत्व में आया था? थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में, ठीक है। चलो,
1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने धन के निकासी पर व्याख्यान दिया था, जिसके बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। मैंने आपको बताया था ना कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को कांग्रेस ने मान्यता कब दी थी? अपने 1896 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक, अब देखो 1921 में इब्राहिम रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में वित्त आयोग ने भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग की। पूछ लेंगे भाई, इब्राहिम रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में वित्त आयोग आया, ठीक, उसने क्या मांग की थी? भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग। कब, किसकी अध्यक्षता में? इब्राहिम रहमतुल्लाह की। कब आया था? 1921 में। ठीक है, देखो मात्र एक वस्त्र उद्योग ऐसा था जिसमें भारतीयों की हिस्सेदारी विदेशों से ज्यादा थी। ये याद रखना, ऐसा कौन सा उद्योग था जिसमें भारतीयों की हिस्सेदारी विदेशों से ज्यादा थी? देखो, वस्त्र उद्योग एकमात्र ऐसा उद्योग था जिसमें भारतीय पूंजीपतियों की अंशधारिता विदेशों से अधिक थी। इंपोर्टेंट है ये, वस्त्र उद्योग में भारतीयों की अंशधारिता विदेशों से अधिक थी। किसमें? वस्त्र उद्योग में। ठीक, अब देखो 1854 में बंबई में काबाजी डावर ने बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से सूती फैक्ट्री की स्थापना की। सबसे पहले सूती फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? काबाजी डावर ने 1854 में बंबई में। नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। मैंने ले लिया ये, भाई है तो नीति से संबंधित, तो मैंने पूछ लिया कोई, तो इसलिए ये भी ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो 1855 में बंगाल के रिसड़ा में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा जूट कारखाना लगा। पहला जूट कारखाना किसने लगाया था? जॉर्ज ऑकलैंड ने। कहाँ लगाया था? बंगाल के रिसड़ा में, 1855 में। ठीक है, अब देखो पहली कोलफील्ड कहाँ पे खोजी गई थी? 54 में। कहाँ? रानीगंज में। 1854 में भारत की पहली कोलफील्ड रानीगंज में खोजी गई, 1854 में। ठीक है, चलो 1830 में आधुनिक इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास अर्काट में जेसिया मार्शल हिट द्वारा किया गया। जो अब इस्पात बनाते हैं, इसका पहला प्रयास कब किया गया था? 1830 में। किसके द्वारा? जेसिया मार्शल हिट द्वारा। कहाँ पे? मद्रास में। ठीक, 1874 में बंगाल आयरन एंड वर्क्स स्थापित हुई, जो भारत में पहली आधुनिक लौह इस्पात की कंपनी। भारत में पहली आधुनिक लौह इस्पात की कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1874 में, बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी के नाम से। ठीक है, 1907 में टाटा लौह इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में पहला इस्पात कारखाना लगाया गया। ये याद रखना इंपोर्टेंट है। पहला निजी क्षेत्र का इस्पात कारखाना टाटा द्वारा लगाया गया 1907 में। ठीक है, 1920 के बाद नए क्षेत्रों में भारतीय पूंजीपतियों की अधिक निवेश किया जाने लगा। पहले विदेशी निवेशक अंग्रेज जाते थे, मगर 1920 के बाद जो नए क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हुए, उसमें जो है भारतीय पूंजीपतियों द्वारा अधिक निवेश किया जाने लगा। ठीक है, अब एक था फिक्की की स्थापना कब हुई? पूछ लेते हैं। 1927 में फिक्की की स्थापना से भारतीय उद्योग में स्वदेशी उद्योगों को सकारात्मक आधार मिला। इसमें याद रखने का क्या है कि फिक्की की स्थापना कब हुई है? 1927 में। फिक्की की स्थापना 1927 में। एक था बॉम्बे प्लान, कब आया है? 1944 में। याद रखना, फिक्की 1927, बॉम्बे प्लान 1944। कौन कौन थे इसके? ठाकुरदास, मोदी, बिरला। याद रखना है, ठाकुरदास, मोदी, बिरला। ठाकुरदास, मोदी, बिरला। फिक्की 1927, बॉम्बे प्लान 1944। तो इसमें आज थोड़ी बोरिंग क्लास थी, थ्योरी ज़्यादा थी इसमें, बट जब मैं लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ कुछ छूट ना जाए। और दूसरा, इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, सुतमरारी, जमींदारी व्यवस्था कितने प्रतिशत भाग पर लागू थी, किसने लागू की, कहाँ कहाँ पर लागू थी, और कौन कौन सी पुस्तक, जैसे रमेश चंद्र द्वारा लिखी आर.सी. दत्त रमेश चंद्र द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी द्वारा, ये ठीक है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया, कांग्रेस ने कब मान्यता दी। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो मैंने जो बताया इंपॉर्टेंट वो आपको बार बार देखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपना अगली क्लास में। ठीक से पढ़ाई करिए और ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।